नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम जैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ASJ लीगल। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस के नाम से भी जानते हैं, राइट। अब दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं ज़रा आपको समझा देता हूँ कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस है ये बेसिकली में होता क्या है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है, एक पार्टी ऑफ फर्स्ट पार्ट, एक पार्टी ऑफ सेकंड पार्ट, राइट। एक ट्रांसफरर और एक ट्रांसफरी। बट इमेजिन कभी ऐसी सिचुएशन खड़ी हो कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया, साइन हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, बस सिर्फ रजिस्टर नहीं हुआ। अब रजिस्टर होने से पहले कोई एक पार्टी बोल देती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना चाहती है और जो दूसरी पार्टी है वो बैकफायर कर देती है, वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करती है। तो उसी केस में ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस है अप्लाई होगा, राइट। दोस्तों, अब ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस है ये सबसे पहले मेडिसन वर्सेस एडिसन के केस में बताया गया था। अब और ये जो इंग्लिश केस है ये 1883 में आया था। अब जो इंडियन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो 1882 में बन के तैयार हो चुका था। तो बेसिकली ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस की थ्योरी थी ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बाद में ऐड की गई, राइट। अब इस केस के टाइम पे इंग्लैंड में जनरल रूल क्या था कि जब भी कोई सेल होगी इट मस्ट बी रिटन एंड रजिस्टर्ड। बट इस केस में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने आपस में एक ओरल सेल की और जो पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी थी वो दे दी। बट लेटर क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या ये जो ओरल सेल हुई है ये वैलिड है या नहीं है। और यही क्वेश्चन जब इक्विटी कोर्ट्स में पहुंचा तब इक्विटी कोर्ट्स ने अपना डिसीजन दिया कि ये जो ओरल सेल हुई है ये वैलिड है। और इसी केस में इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस के बारे में बताया, राइट। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस है इट इज़ बेस्ड ऑन द इक्विटी एज वेल एज ऑन द इमोशंस ऑफ द पीपल रादर देन ऑन द स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, राइट। बट इसके अगेंस्ट जो इंडियन सिनेरियो था वो बड़ा अलग था। इंग्लैंड में जैसे लोग एजुकेटेड थे, अमीर थे, बट इंडिया में इसके बिल्कुल ऑपोजिट था। लोग गरीब थे, जो महंगी लीगल एडवाइस है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसीलिए मोहम्मद मूसा वर्सेस अगोर कुमार गांगुली के केस में प्रिवी काउंसिल ने एक डिसीजन दिया कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस है ये इंडियन केस में भी अप्लाई होगा, राइट। बट लेटर प्रिवी काउंसिल का ही जजमेंट आया, आरिफ वर्सेस जगुनाथ एंड मियाँ पीर बख्श वर्सेस सरदार मोहम्मद ताहिर। इस केस में प्रिवी काउंसिल ने ही बोला कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस है ये इंडियन सिनेरियो में अप्लाई नहीं होगा। अब ये दोनों ऑपोजिट जजमेंट्स जब आई तब ये जो सेक्शन 53A है इन दोनों ऑपोजिट जजमेंट्स को काउंटर करने के लिए, सेटल डाउन करने के लिए ये जो सेक्शन 53A थी इसको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में ऐड किया गया 1929 में। दोस्तों, अब अगर हम डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस को एक डेफिनेशन की तरह समझें तो हम बोल सकते हैं कि अंडर दिस डॉक्ट्रिन इफ़ ए पर्सन हैज़ टेकन द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी थ्रू सेल एंड हैज़ परफॉर्म्ड or is either willing to perform his part of contract, then that person would not be ejected from the property only on the basis that the sale is unregistered and the legal title of the property has not been transferred to that person। मतलब अगर किसी इंसान ने किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन ले ली है थ्रू सेल और या तो उसने अपने हिस्से का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया है या वो विलिंग है उस अपने हिस्से के कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने को, तो उस केस में उस इंसान को प्रॉपर्टी की पोजेशन से बाहर नहीं निकाला जाएगा ओनली ऑन द ग्राउंड दैट जो सेल है वो अनरजिस्टर्ड है और जो लीगल टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी है वो उसको ट्रांसफ़र नहीं हुआ, राइट। अब अगर इसी डेफिनेशन को हम एक एग्जांपल की तरह समझें तो सपोज़ ए जो है वो एक सेलर है, बी जो है वो फर्स्ट बायर है और जो सी है वो सेकंड बायर है। अब ए जो होता है वो इस प्रॉपर्टी को थ्रू अनरजिस्टर्ड सेल डीड पहले बी को बेचता है और फिर उसके बाद सी को बेच देता है थ्रू रजिस्टर्ड सेल डीड। अब इस केस में जो रजिस्टर्ड सेल डीड से सेल हुई है लीगल टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी तो उसी को मिलेंगे, बट
जब सी बी के ऊपर इजेक्टमेंट का सूट करेगा कि उसकी प्रॉपर्टी से निकल जाए, तब ऑल्दो बी विल हैव नो लीगल टाइटल टू द प्रॉपर्टी, बट स्टिल जो इक्विटेबल प्रिंसिपल्स हैं, जो इक्विटेबल लॉ है, वो बी की प्रोटेक्शन में आएगा और बी को इजेक्ट, किसी प्रॉपर्टी से इजेक्ट होने में रोकेगा, राइट। और इसी सिनेरियो में जो इंग्लिश मैक्सिम है एक, वो पिक्चर में आता है, जिसमें दिया गया है कि इक्विटी लुक्स ऑन दैट एज डन विच ऑट टू हैव बीन डन। मतलब इक्विटेबल प्रिंसिपल्स में उस चीज़ को पूरा माना जाएगा जिसको पूरा होना था, राइट दोस्तों। अब अगर हम डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस की एसेंशियल कंडीशंस के बारे में बात करें तो इसकी बेसिकली 3 एसेंशियल कंडीशंस हैं, जिसमें से पहली है दैट देयर मस्ट बी द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हुआ है तभी डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस अप्लाई होगा। मतलब अगर किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता है तो उस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस अप्लाई नहीं होगा। जो सेकंड है, ट्रांसफरी टेक्स द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब जिस इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हुआ है उसकी पोजेशन भी ट्रांसफरी को मिल गई होनी चाहिए। और जो थर्ड कंडीशन है वो है ट्रांसफरी हैज़ ईदर परफॉर्म्ड और इज़ विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो ट्रांसफरी है उसने या तो अपने हिस्से का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया है या वो विलिंग है अपने हिस्से का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने को, राइट। अब जिस भी केस में ये तीनों कंडीशंस होंगी उसी केस में डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस अप्लाई होगा, राइट। अब दोस्तों इस सब के बाद 1940 में प्रिवी काउंसिल का एक जजमेंट आया। केस का नाम था प्रबोध कुमार दास वर्सेस दंतामारा टी कंपनी। अब इसमें प्रिवी काउंसिल ने बोला कि इक्विटी ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस एज इनकॉर्पोरेटेड इन सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज नॉट एन एक्टिव इक्विटी, राइट। इट डज नॉट गिव एनी राइट ऑफ एक्शन टू द ट्रांसफरी हु इज इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी थ्रू अनरजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। द राइट conferred under section 53A is right available only to the defendant to protect his possession। मतलब जो सेक्शन 53A में डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस दिया गया है वो एक्टिव इक्विटी नहीं है। जो ये इक्विटेबल प्रिंसिपल है डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस का, ये एक्टिव इक्विटी नहीं है। अब एक्टिव इक्विटी क्या होती है वो बाद में बताया गया है। बाद में बताया कि जो सेक्शन 53A है वो किसी डिफेंडेंट को केस करने का राइट नहीं देती है, ये सिर्फ अपनी जो पोजेशन है उसको प्रोटेक्ट करने का राइट देती है, राइट। और इसी केस में फिर बाद में बोला गया कि जो इक्विटी ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस कैन ओनली बी यूज्ड एज अ शील्ड एंड नॉट एज ए स्वॉर्ड। मतलब आप अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी पोजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस को अप्लाई कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, बट किसी और के ऊपर केस करने के लिए आप डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस को यूज़ नहीं कर सकते। और ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस है इट कैन ओनली बी यूज्ड बाय द डिफेंडेंट एंड द प्लेंटिफ कैन नॉट यूज द डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, राइट। इसी का मतलब है इक्विटी ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस कैन ओनली बी यूज्ड एज ए शील्ड नॉट एज ए स्वॉर्ड। मतलब आप अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस का यूज़ कर सकते हो, बट किसी के ऊपर केस करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस का यूज़ नहीं कर सकते, राइट। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस भी बोलते हैं। आई होप मैंने जितना आपको समझाया आपको समझ आया हो, बट स्टिल अगर इसके बाद भी आपकी कोई भी डाउट्स, क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और इसके अलावा भी, इस ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि मैं किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो आप चाहते हैं, राइट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, टाटा, सायोनारा।